नमस्कार दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिव्यू पार्ट सेकंड। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्सन में बदलाव के क्या नियम हुआ करते हैं। तो हमने जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई है उसमें हमने आपको 3 बातें सबसे लास्ट की बाइट में जरूर बताई थी। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो हमने बताया था कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो आई और वी होता है, जो सेकंड पर्सन होता है वो यू होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन या किसी का नाम भी हो सकता है। तो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं उसे हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना होता है। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसे हमने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होता है, और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उन्हें हमें नहीं बदलना पड़ता है। तो ये जो बेसिक बातें हमने लास्ट वीडियो बाइट में बताई थी उसे आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसी से संबंधित और डीपली थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इन वीडियोस में हम देने जा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर रूल नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार हमें बदलना होता है। तो आप कहेंगे कि आपने बताया आई और वी जी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, यहाँ तो कई सारे लिखे हैं। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है। यहाँ पर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव तीनों फॉर्म्स को मिलाकर लिख दिया गया है, लेकिन हमारे जो फर्स्ट पर्सन है वो आई और वी ही हैं। उनके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव फॉर्म्स यहाँ पर लिख दिए गए हैं, इसलिए थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। अब हमने ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी इसे आपने ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार हमें आई और वी में परिवर्तन करना होता है। इसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे आप देखें डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा है, आई सैड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। आई सैड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। और जब हमने इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो आप देखेंगे आई सैड दैट आई डिड नॉट लाइक दैट बुक। तो आई जो रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन था वो सेम टू सेम इनडायरेक्ट स्पीच में भी इस्तेमाल कर लिया गया है। क्यों इस्तेमाल कर लिया गया? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी सैड है उसका जो सब्जेक्ट है आई, उसका प्रोनाउन आई ही होता है। तो इसीलिए हमने उसका सब्जेक्टिव फॉर्म ही लिख दिया। नॉमिनेटिव फॉर्म कह लें या सब्जेक्टिव फॉर्म कह लें, वो आई ही होता है आई का, इसलिए आई के बदले आई ही लिखा जाता है जब हमें इसे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करना होता है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे इस प्रकार से परिवर्तन हमने करने होते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच में आता है तो उसे हमें रिपोर्टिंग वर्ब यानी सैड के सब्जेक्ट के आगे जो कुछ भी लिखा रहेगा, जैसे आई लिखा रहता है या ही लिखा रहता है, सी, इट, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन या किसी का नाम, या यू लिखा रहता है, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा रहेगा उसके पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार हमें इस आई में परिवर्तन कर देना होता है, या अगर यहां पर वी लिखा होता है तो उसमें परिवर्तन कर देना होता है। तो कुल मिलाकर एक सरल सी जानकारी जो इस स्क्रीन के ऊपर दी गई है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी आते हैं तो उन्हें हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो जानकारी है वो हमारी ये है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, जिसे सरल शब्दों में यू कहा जाता है, योर और योवर्स उसके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव फॉर्म्स वगैरह हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार इन्हें बदलना होता है। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको ये समझाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, ही सैड टू मी यू आर गुड, यू आर गुड। तो क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, यू आर गुड, इसका प्रोनाउन क्या है, यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे बदला जाता है? अभी स्क्रीन पर हमने आपको बताया कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को आपने रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू के ऑब्जेक्ट यानी मी, इसके अनुसार बदल देना होता है। तो आप देखेंगे जो मी है वो क्योंकि पॉसेसिव फॉर्म है, हम इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई। तो इसीलिए हमें यू के स्थान पर इनडायरेक्ट बनाते समय आई का इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे हमने किस प्रकार से इसे बदला है। ही टोल्ड मी, सैड टू को हमने टोल्ड कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास हमने हटा दिए, दैट का इस्तेमाल कर लिया, और यू के स्थान पर फिर जैसा हमने बताया किसका इस्तेमाल किया गया, आई का। तो आई वाज गुड,
तो आप देखेंगे वही प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस था, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया गया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आई के साथ वाज लगाते हैं तो हमने यहाँ पर वाज का इस्तेमाल किया है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे इस स्क्रीन के ऊपर जो जानकारी दी गई है वो सरल सी जानकारी है। अगर कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जैसे कि यू आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में आता है, जैसे यहाँ पर आया हुआ है, तो आपको इसे रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर मी लिखा है इसके अकॉर्डिंग बदलना होता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमने बता दिया, ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है, सिंगुलर नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है, या किसी का नाम भी हो सकता है। और ये सारे जो यहाँ पर लिखे गए हैं जैसे ही, सी, इट, दे, हिज, हर, इट्स, देयर, हिम और देम, ये सारे उनके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव और नॉमिनेटिव इन सभी रूपों को मिलाकर मिक्स करके लिख दिया गया है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, केवल इतना याद रखना है कि भाई जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो ही, सी, इट और दे हुआ करते हैं। और जब हम इनमें रिपोर्टिंग स्पीच की बात करें तो इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं करते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, ही सैड ही इज ए डॉक्टर, ही सैड ही इज ए डॉक्टर। अब रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ गया जो है कि हमारा ही। अब देखिए जब हमने इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बना रहे हैं तो क्या परिवर्तन हो रहा है, ही सैड दैट ही वाज ए डॉक्टर। तो आप देखेंगे केवल टेंस में तो परिवर्तन हमने किया है जी। यहाँ पर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस था, इजएमआर का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, यहाँ पर हमने उसे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया है, यहाँ पर वाज या वर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ही जो हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है उसमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको रूल समझाया गया वो यही है जिसे आपने गांठ बांध लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है कि भाई अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो आपने उसे नहीं बदलना होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। अब इससे पहले कि मैं इस स्क्रीन वाली चीज़ों को और आगे समझाऊं, मैं पिछली वाली चीज़ों को आपको एक बार रिव्यू करा देता हूं कि आपने जो सरल सी चीज़ें पीछे से याद रखनी है वो सिर्फ इतनी याद रखनी है कि जी अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो आपने उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना होता है। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे आपने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होता है। और अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो उसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। तो वो चीज़ें आपको मैं आशा करता हूं कि पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम यहां पर आते हैं इस स्क्रीन के ऊपर समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के क्या नियम हुआ करते हैं। इससे पहले कि इसके बारे में हम शुरू करें, एक सरल सी बात, एक साधारण सी बात मैं आपको बता देता हूं। ये बात तो आपने सुनी है कि भाई डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है। एक ध्यान देने वाली बात जो होती है वो ये होती है कि जब डायरेक्ट स्पीच में वाक्य में शब्दों को लिखा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो उस स्थिति में तो वहां ऐसे शब्दों को लिख दिया जाता है कि वक्ता ने जिस बात को बोला है, जिस जगह पर बोला है, जिस समय पर बोला है वो उसी समय पर थे। इसका मतलब ये है कि वो समय भी वही था और जगह भी वही थी। जब उसे इनडायरेक्ट में परिवर्तित किया जाता है तो समय भी बदल गया होता है और कई बार जगह भी बदल गई होती है। तो हमने क्या करना होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो जो समीपता प्रकट करने वाले शब्द थे, कोई ऐसी चीजें थी, कोई ऐसे शब्द थे जो समय से संबंधित थे और स्थान से संबंधित थे और कहीं ना कहीं समीपता को प्रकट करते थे। अब क्योंकि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं और इनडायरेक्ट में दोनों ही चीज़ों में दूरी आ चुकी है, इसीलिए कॉमन सेंस की बात है कि हमें समीपता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट कर देने वाले शब्दों में बदल देना होता है। तो यही हमारा रूल नंबर फर्स्ट है जो हमने स्क्रीन के ऊपर दिया है। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त समय अथवा स्थिति की निकटता, नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देना होता है। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्यों हम बदलते हैं। सरल सी बात है, जब हमने डायरेक्ट बोला था तो समय और स्थान दोनों वहीं पर थे, लेकिन जब हमने इनडायरेक्ट में बोला है उसी बात को तो समय भी बदल चुका है और स्थान भी बदल चुका होता है। तो क्योंकि दोनों चीज़ों में बदलाव आ चुका होता है तो इसीलिए हमें समीपता वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देना होता है। इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाते हैं। जैसे आप देखें, अगो को
हम बिफोर में बदल देते हैं। इसी प्रकार से कम को गो में, हैंस को देंस में, ईदर को दीदर में, हेयर को देयर में, जस्ट को दैन में, नाउ को दैन में। इसी प्रकार से दिस को दैट में, दीज को दोज में, दस को सो में, टुनाइट को दैट नाइट में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में। इसी प्रकार से यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में। लास्ट नाइट, लास्ट वीक और लास्ट ईयर को द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक और द प्रीवियस ईयर में बदल देते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ और द फॉलोइंग ईयर में बदल देते हैं। और इसी प्रकार से यस्टरडे और मॉर्निंग को द प्रीवियस मॉर्निंग या फिर द मॉर्निंग बिफोर में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है। जो येलो कलर में लिखे हुए शब्द हैं, अगर ये डायरेक्ट स्पीच में आते हैं और हम इनको इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो हमें ये व्हाइट वाले शब्द जो इनके सामने लिखे गए हैं, इनको लिख देना होता है इनके स्थान पर। येलो वाले के स्थान पर हमें व्हाइट वाले वर्ड्स को लिख देना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब हम रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। यदि दिस, हेयर और नाउ, इन 3 शब्दों को आप समझ लीजिए। दिस है, हेयर है और नाउ है, और केवल इन 3 शब्दों के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। किसी सिचुएशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन शब्दों में ही परिवर्तन करना है या नहीं करना, यही हमारा मुद्दा है। यदि दिस, हेयर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करें जो कहते समय वक्ता के सामने हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इन्हें ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। तो सरल सी बात आपको समझ में आई होगी। जैसे जो कुछ भी वक्ता बोल रहा है, अगर वो इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसने दिस बोला है, हेयर बोला है या नाउ बोला है, और कोई ऐसी बात उसने कर दी कि भाई वो जस्ट उसके सामने ही है, स्थान उसके सामने ही है, समय वही है, वस्तु उसके सामने ही है। जब चीजें उसके सामने ही हैं, तो इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। इसे भी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे आप देखें, ही सेड टू मी दिस इज माई शॉप। उसने मुझसे कहा कि ये मेरी शॉप है। आप देखें, जब उसने इस प्रकार के शब्द बोले, अब घर में बैठा तो मैं नहीं किसी से बोल सकता ना कि ये मेरी शॉप है, लेकिन आप समझते हैं जब ये वाक्य बोला गया तो दुकान उसके सामने ही थी। दिस इज माई शॉप, क्योंकि वो चीज जिसके बारे में, जिस वस्तु, जिस स्थान के बारे में वो बात कर रहा है, वो उसके सामने है। इसीलिए इनडायरेक्ट बनाते समय हमने दिस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है। दिस को देखिए, दिस ही रहने दिया है। जबकि अभी पिछली स्क्रीन पर हमने आपको बताया कि दिस को आपने दैट में बदलना होता है, लेकिन यहां पर हमने ये चीज याद रखनी है कि यदि दिस, हेयर या नाउ जैसे शब्द वाक्य में आते हैं और वो किसी ऐसी वस्तु, ऐसे स्थान या ऐसे समय की ओर संकेत करते हैं जो वक्ता के सामने होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमने इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। सेम टू सेम जैसे ये शब्द डायरेक्ट स्पीच में लिखे हैं, इन्हें इनडायरेक्ट में भी वैसे ही लिख दिया जाता है जैसा इस वाक्य में आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस या दीज का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत के लिए होता है, दिस या दीज का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत करने के लिए होता है, तो इनडायरेक्ट में इनको दैट या दोज में ही बदलते हैं। देखिए, यदि समय की ओर संकेत किया गया है तो इन्हें दिस को दैट में और दीज को दोज में बदल दिया जाता है। पर यदि दिस और दीज का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति हुआ है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय दैट या दोज के स्थान पर द का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो आइए इसे एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ही सेड वी आर गोइंग फॉर ए ट्रिप दिस वीक। ही सेड वी आर गोइंग फॉर ए ट्रिप दिस वीक। और जब हमने इसे इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर दिया, तो आप देखेंगे ही सेड दैट दे वर गोइंग फॉर ए ट्रिप दैट वीक। तो आप देखेंगे जो दिस वीक था, जो दिस वर्ड था, वो किस में परिवर्तित हो गया? दैट वर्ड में परिवर्तित हो गया है। क्यों परिवर्तित हो गया? क्योंकि जो हमने रूल नंबर 3 अभी आपको स्क्रीन के ऊपर बताया, वो यही बताया। ये वीक क्या है? वीक, सप्ताह। कुल मिलाकर इसे हम कहेंगे कि ये एक प्रकार का समय है। और क्योंकि ये एक समय है, समय की ओर दिस के माध्यम से संकेत किया जा रहा है, इसीलिए हमने दिस को किस में परिवर्तित कर दिया है? दैट में परिवर्तित कर दिया है। इसी प्रकार से समय की ओर संकेत करते हुए यदि दीज वर्ड आएगा, तब हमें दोज में परिवर्तित कर देना होता है। तो आप समझ गए होंगे स्क्रीन के ऊपर जो जानकारी आपको दी गई है कि यदि समय की ओर संकेत करते हुए कुछ वाक्य आते हैं, तो आपने दिस को दैट में और दीज को दोज में परिवर्तित कर देना होता है। तो ये जानकारी आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं। हम आगे बढ़ते हैं।
कुछ विशेष परिवर्तन भी, सम इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हमें करने पड़ते हैं। कभी कभी रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। देखिए कैसे बनते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देखें, मोहन सैड मीरा। अब देखिए ये जो मीरा था, अब ये क्या है, वोकेटिव केस में आ गया है। मीरा जो है वो वोकेटिव केस में आ गया, तो हम क्या करेंगे, मीरा आई शैल गिव यू अ बुक। मोहन सैड मीरा आई शैल गिव यू बुक। अब जब हमने इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिया तो आप देखेंगे क्या कर दिया, मीरा मोहन टोल्ड मीरा। अब जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखी हुई चीजें थी उसे हमने क्या कर लिया, एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर लिया है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर लिया गया है। तो यही हमने ध्यान में रखना है, वोकेटिव केस में परिवर्तन किस प्रकार से करना है, जैसा इस एग्जांपल में हमने कर दिया है। अगर नाउन है वोकेटिव केस में आ जाते हैं तो जब हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदल रहे हैं तो उसे हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बना देने होते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हमारी, सैड। सैड को हमने इनडायरेक्ट में किस में बदलना होता है, आप समझते हैं नियम के अनुसार, या तो हम टोल्ड में बदल देते हैं या फिर नहीं बदलाव किया जाता, सेम टू सेम ही लिख दिया जाता है। तो जो कुछ भी हम यहाँ पर लगाएंगे नियम के अनुसार, जैसे यहाँ पर हमने टोल्ड लगा दिया तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ही उस ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाएगा जो रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच में वोकेटिव केस में आ गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मीरा वोकेटिव केस में आ गया है, तो हमें इसे एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर लेना होता है इनडायरेक्ट बनाते समय। तो हमने यहां पर कर लिया, मोहन टोल्ड मीरा। अब देखिए मोहन सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ही, और मीरा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो इस प्रकार से हमने परिवर्तन करने होते हैं। फिर वही इन्वर्टेड को हटा के हमने दैट का इस्तेमाल कर लिया, और विल या शैल को हमने, आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट हमारा मोहन, मोहन के लिए इस्तेमाल होता है क्या, प्रोनाउन ही। और शैल जो हमारा फ्यूचर में होता है, हमने बता दिया यदि फ्यूचर में शैल या विल का इस्तेमाल होता है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय आपने वुड में परिवर्तित कर देना होता है। आपने वुड में परिवर्तित कर लिया, गिव में परिवर्तित कर लिया। यू के लिए इस्तेमाल हुआ था, मीरा के लिए इस्तेमाल हुआ था, तो मीरा के लिए जो इस्तेमाल हुआ है, मीरा का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, हर। लड़की के लिए हर इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप जानते हैं। ए बुक जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने एज इट इज लिख दिया। तो कुल मिलाकर जो अन्य परिवर्तन करने पड़ते हैं वो तो हम वाक्य में करते ही आ रहे हैं, उन सारे नियमों के अनुसार ही करते आ रहे हैं। लेकिन इस स्क्रीन के ऊपर जो जानकारी आपको दी गई है वो केवल इतनी दी गई है, यदि आप कोई नाउन वोकेटिव केस में आपके वाक्य में डायरेक्ट स्पीच में आ रहा है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय आपने उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देना होता है। जैसे मीरा यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आया था, वोकेटिव केस में आया था, और हमने मीरा को अपने रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर संबोधन के शब्द टर्म्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग हुआ हो तो उनको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं या फिर उन्हें एड्रेसिंग के बाद रखते हैं। एड्रेसिंग आप समझते हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कई बार आपने सुना होगा कि मैं उससे एड्रेस कर रहा हूं। एड्रेस का मतलब होता है किसी से आमने सामने साक्षात्कार टाइप में कर लेना, आमने सामने बिल्कुल बात कर लेना है। तो इसको हम वाक्य के माध्यम से समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच में लिखा है, गुड बॉय सैड हिज मदर, यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। अब देखिए किस प्रकार से मिक्स करके वाक्यों को लिखा गया है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो संबोधन के शब्द हैं, टर्म्स ऑफ एड्रेस है, इनका प्रयोग किया गया है कि हम सीधे सीधे उस व्यक्ति को टारगेट करते हुए उससे बात कर रहे हैं, और इनको ऑब्जेक्ट में हमें बदल देना होता है, और या फिर हम उन्हें एड्रेसिंग, आप देखिए इनडायरेक्ट में हमने वर्ड लगा दिया डायरेक्ट एड्रेसिंग, संबोधन करते हुए, बातचीत करते हुए। तो इस प्रकार से हमने एड्रेसिंग के बाद में उसे लगा देना होता है। आप देखिए डायरेक्ट स्पीच में हमारा वाक्य था, गुड बॉय सैड हिज मदर, यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। और जब हमने इसे इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर दिया तो ये क्या हो गया, एड्रेसिंग हर सन, ये अपने बेटे से बात करते हुए एज ए गुड बॉय, एक अच्छे लड़के के तौर पर। द मदर सैड, उसकी माता जी ने कहा। अब देखेंगे दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन, कि दोबारा से उसने फाइट कर लिए। तो आप देखेंगे इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, यहाँ पर रूल हमें इतना ही याद रखना होता है, यदि मिक्स करके कुछ रिपोर्टिंग स्पीच आई हुई है, कुछ छोटे शब्द जैसे आगे हैं बाद में हैं, इन सबको मिक्स करके लिखा गया है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर संबोधन के शब्दों को लिखा गया है, टर्म्स ऑफ एड्रेस को लिखा गया है, तो जब हमें इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है तो हम एड्रेसिंग वर्ड से चालू करते हैं और उसके बाद क्रम वाइज एक एक करके टेंस और नियमों के अनुसार ही उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर दिया करते हैं। नीड नॉट,
नीड नॉट, इसे नीडेंट भी बोला जाता है एक साथ में बोलें तो, नहीं तो नीड नॉट बोला जाता है सरल भाषा में। तो नीड नॉट को इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यों का त्यों रहने देते हैं। नीड का मतलब आप समझते हैं, नीड का मतलब हिंदी में मतलब होता है जरूरत होना, जरूरत होना। तो जब ये शब्द आएगा तो इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते, इसे भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही सैड टू हिज सिस्टर, ही सैड टू हिज सिस्टर, आई नीड नॉट गो देयर नाउ, आई नीड नॉट गो देयर नाउ। अब जब आप देखेंगे डायरेक्ट से हमने इसे इनडायरेक्ट में बदल दिया तो क्या क्या परिवर्तन हुए। ही टोल्ड हिज सिस्टर, इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट ही नीड नॉट गो देयर। तो देखिए नीड नॉट में तो हमने कोई परिवर्तन किया ही नहीं है। तो यही सरल सी बात है, जो स्क्रीन पर नियम बताया गया है वो यही है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं और नीड नॉट वर्ड आता है तो हमने इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। जैसा वो डायरेक्ट में लिखा है सेम टू सेम उसे वैसा ही इनडायरेक्ट में लिख देना होता है। तो आशा करता हूं ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि इन्वर्टेड कोमा के भीतर वेल या यूसी शब्द आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा दिया जाता है, क्योंकि ये शब्द निरर्थक होते हैं। तो आपने जब किसी से बोला भी होगा जैसे यूसी या वेल, खैर, इस प्रकार के हिंदी में शब्द की मिलते हैं, तो कुछ ऐसे जो वाक्य होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन शब्दों को पूरी तरह से 100% हटा दिया जाता है, ये शब्द ही नहीं रहते हैं। देखिए वाक्य के अंदर कैसे लगाते हैं हम। राधा सैड वेल मीरा आई शैल गिव यू अ बुक। अब जब हमने डायरेक्ट से इसे इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर दिया तो देखिए क्या क्या बदल गया। राधा सैड मीरा दैट सी वुड गिव हर ए बुक। तो यहाँ पर नियम जो था वेल वो कहाँ गया, वो तो हमने कहीं पर भी इनडायरेक्ट में लगाया ही नहीं है। यही तो हमारा नियम है कि अगर इस प्रकार के शब्द वाक्य में डायरेक्ट स्पीच में आए हुए हैं, जैसे वेल है या यूसी है, इस प्रकार के निरर्थक शब्द आए हुए हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको लगाते ही नहीं हैं। बाकी के जो बदलाव किए जाते हैं वो तो हमने कर ही रखे हैं। जैसे आप देखेंगे सैड को हमने टोल्ड में बदल दिया है, इन्वर्टेड को हटा के हमने दैट को लगा दिया है, और फिर हमने सेल को वुड में परिवर्तित कर लिया है, और जो यू था हमारा उसको हमने एज ए हर इस्तेमाल कर लिया है। तो ये जो परिवर्तन बाकी के हम करते हैं वो तो हमने करे ही हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो जानकारी दी गई है कि वेल या यूसी जैसे जो वर्ड आते हैं डायरेक्ट स्पीच में जिनका कोई मतलब नहीं होता, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें उन शब्दों को लिखना ही नहीं होता है। तो आशा करता हूं ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है। रिपोर्टिंग स्पीच के जो प्रोनाउन होते हैं, वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंस के नियमों के अनुसार हमें बदलना होता है। जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, आप समझ गए। डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न पूछा गया है जिसका उत्तर या तो यस में दे दें या फिर नो में दे दें, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच किसी सहायक क्रिया जैसे इज, एम आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, मे आदि से शुरू हुई हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच को कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर से प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद फिर कर्ता लगाकर, कर्ता का यहाँ मतलब है सब्जेक्ट लगाकर, फिर क्रिया यानी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल सी बात है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई वाक्य लिखा गया है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई वाक्य लिखा हुआ है और उसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो आपकी स्क्रीन पर है, इज, एम आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, मे, इस प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच की, तो अगर इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हुई है, आप उसे इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपने इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट नहीं लगाना है, क्या लगाना है, इफ लगा देंगे या फिर वेदर लगा देंगे। तो ये सरल सी बात आपको समझ में आई होगी, बहुत ही कॉमन सी सरल सी बात है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से या ऑक्सिलरी वर्ब जिसे बोला जाता है उससे हुई है, तो उस स्थिति में इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट नहीं लगाना है, हमने इफ या वेदर का प्रयोग कर लेना होता है, और उसके बाद में फिर हमने अपना सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में फिर हमने अपनी वर्ब लगानी होती है। तो आप, आशा करता हूं ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं।
बिना शर्त बताने वाले कंडीशनल वाक्यों से काल्पनिक अथवा अवास्तविक स्थिति का बोध होता है, उनमें वास्तविक भूतकाल का प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सरल शब्दों में कहूं तो कई इस प्रकार के वाक्य हुआ करते हैं कि भाई जिसमें हम कल्पना किया करते हैं, जिसका वास्तविकता से ज़्यादा लेना देना नहीं होता, तो उनमें इनडायरेक्ट में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता। इसका भी एक एग्जाम्पल देखें आप। ही सैड इफ माई स्कूल वॉज नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। वो कहता है कि अगर मेरा स्कूल घर के पास होता तो मैं हमेशा समय पर स्कूल में रहता, पहुंच जाता। तो आप जो देखेंगे, अगर मेरा स्कूल मेरे घर के पास होता, तो अगर होता ना तो आप समझते हैं कि ठीक है उसने एक बात कह दी, लेकिन ऐसा वास्तव में तो नहीं है कि उसका स्कूल उसके घर के पास है, क्योंकि वास्तव में नहीं है और उसने एक ऐसी बात की है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। एक अवास्तविक स्थिति का उसने बोध कराया है। उसने कल्पना कर ली कि काश मेरा स्कूल मेरे घर के पास होता। अब यही बात हम आपको बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार की कल्पना वाली कोई स्थिति आती है तो जब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। तो आप देखेंगे जैसे यहां वाक्य लिखा है, ही सैड इफ माई स्कूल वाज नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। तो इनडायरेक्ट हमने क्या बनाया, ही सैड दैट इफ हिज स्कूल वाज नियर द हाउस ही वुड ऑलवेज बी इन टाइम। तो हमने वाक्य में टेंस में तो कोई बदलाव किया ही नहीं है, केवल इन्वर्टेड को हटाकर हमने बता दिया दैट का इस्तेमाल किया गया है। और जो नाउन संबंधित चेंजिंग होती है, जैसे आप देखेंगे कि भाई हमने माई स्कूल को हीज स्कूल कर दिया, इस प्रकार के छोटे परिवर्तन हमने किए, लेकिन टेंस संबंधी कोई बदलाव हमने नहीं किया है और बाकी सेम टू सेम इसे लिख दिया गया है। तो यही बात है स्क्रीन के ऊपर जो जानकारी दी गई है कि भाई यदि कल्पना वाली या अवास्तविकता का बोध कराने वाली स्थिति वाक्य में डायरेक्ट स्पीच में आती है, कोई इमेजिनेशन कोई बात कही जाती है तो जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना होता, इनके टेंस में भी हमें कोई बदलाव नहीं करना होता है। तो आशा करता हूं स्क्रीन पर जो जानकारी है ये आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में थैंक यू का प्रयोग होने पर इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक्ड में बदल देते हैं। इस तरह रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त होप, फील आदि को भी रिपोर्टिंग वर्ब बना दिया जाता है। अब इस चीज को भी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे आप देखेंगे, राज सेड टू द टीचर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। तो आप देखेंगे ये जो आया थैंक यू सर, अब जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमने क्या कर देना है, राज रेस्पेक्टफुली। क्यों रेस्पेक्टफुली लगाया, क्योंकि हमने बता दिया रिपोर्टिंग वर्ब का जो भाव है उसी के अनुसार हमने रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग स्पीच का जो भाव है उसी के अनुसार हमने रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना होता है। अब क्योंकि वो अपने टीचर से बात कर रहा है राज, और टीचर के लिए एक सम्मान वाली स्थिति होती है, रेस्पेक्टफुली वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने सैड टू के स्थान पर रेस्पेक्टफुली लगा दिया है। और दूसरा जो हमारा नियम स्क्रीन के ऊपर है उसको हमने फॉलो किया है कि थैंक यू के स्थान पर हमने क्या करना होता है, थैंकिड शब्द का इस्तेमाल करना होता है। तो हमने बदल दिया इसे थैंकिड, और सर लगाने की हमें जरूरत नहीं है, द टीचर लगा दिया, उसी में कवर हो गया, सर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट में हम सीधे सीधे टू द पॉइंट बातें लिख दिया करते हैं, इधर उधर के शब्दों को हटा दिया जाता है, जिसकी जरूरत नहीं होती उन शब्दों को हटा दिया जाता है। तो आप देखेंगे क्या परिवर्तन कर दिया, राज सेड टू द टीचर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, उसे हमने इनडायरेक्ट में बना दिया राज रेस्पेक्टफुली थैंक द टीचर फॉर हिज हेल्प। तो केवल इतनी सी जानकारी है, यदि थैंक यू वर्ड आएगा तो आपने उसे थैंकिड में परिवर्तित करने हुए लिख देना होता है। तो आशा करता हूं ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो प्रश्नवाचक वाक्यों में नियम होते हैं उनके बारे में थोड़ी हम आपको बता देते हैं बातें। फर्स्ट रूल है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क में बदलना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हमने आस्क में बदलना होता है। अभी तक आप देखेंगे टोल्ड में हम बदलते रहे, कई वाक्यों में टेल्स लगा देते हैं, कई बार हम से लगा देते हैं, तो वो सभी बातें उसका मतलब होता है कहना, बोलना। लेकिन जब हम आस्क शब्द लगाते हैं तो इसका मतलब होता है पूछना। आस्क मीन्स पूछना। और फिर आप समझते हैं
अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तभी तो हम ये लगाएंगे ना, आस्क मीन्स पूछना। अगर प्रश्न ही नहीं है तो हम ये वर्ड क्यों लगाएंगे? तो सरल सी बात है, जो रूल नंबर फर्स्ट है, बहुत ही कॉमन चीज है कि अगर सेड टू आया है और कोई प्रश्नवाचक वाक्य है तो हमें सेड टू के स्थान पर या तो आस्क लगा देना है, या फिर अगर कोई इंक्वायरी की गई है, कोई पूछताछ की गई है, तो हम इंक्वायर्ड इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। दूसरा रूल जो है उसको हम समझ लेते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पिछले कई सारे वाक्यों में आप लगातार देखते आए होंगे कि इन्वर्टेड कोमा हटाया दैट लगाया, इन्वर्टेड कोमा हटाया दैट लगाया, और बच्चों को वही रट जाता है कि इन्वर्टेड कोमा हटाओ और दैट लगा दो। लेकिन ये भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे उसमें हमें इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करना होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्यों को साधारण वाक्यों यानी असर्टिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, इसके बारे में एक बेसिक सी जानकारी मैं आपको बता दूं। प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्कों को हमने हटा देना है और उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग कर देना है। ये तो हमने बता दिया कि भाई प्रश्नवाचक वाक्यों को हटा, प्रश्नवाचक चिन्ह को आप हटा देंगे। दूसरी बात हमने ये भी बता दिया कि फुल स्टॉप लगा देंगे। लेकिन करेंगे कैसे? अगर कोई वाक्य प्रश्नवाचक रूप में लिखा गया है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखा गया है, तो फिर उसे आप असर्टिव फॉर्म में कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा जो रूल होता है उसे आप ध्यान में रखें। जब भी कोई वाक्य प्रश्नवाचक रूप में लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है और सब्जेक्ट उसके बाद में लगाया गया है। अब जब हम उसे इंटेरोगेटिव से सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, असर्टिव फॉर्म में लेके आएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट को पहले लगा देंगे और फिर उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट के बाद में लगा देंगे। तो कॉमन सी चीजें आप समझ गए होंगे कि अब हमें इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करना है, सब्जेक्ट पहले लगा देना है और उसकी ऑक्सिलरी वर्ब या उसे जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं उसे सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो वाक्य का जो इंपेरेटिव मूड था, जो उसकी आदेशात्मक या प्रश्नवाचक रूप था, अब वो किसमें? इन्फिनिटिव मूड में बदल गया है। और लास्ट में हम उसे किसमें लगा देंगे? फुल स्टॉप लगाकर वाक्य का समापन कर देंगे। तो यहाँ पर जो जानकारियां दी गई हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से संबंधित, वो आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही सरल जानकारियां हैं, बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं है कि जी इतनी सारी चीजें हो गई मेरे समझ में नहीं आती। देखिए, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि जिन चीजों का आप अभ्यास करेंगे उसी में तो निपुणता हासिल करेंगे ना। जिस चीज के साथ आप टाइम देंगे, जिस चीज को समझने की आप कोशिश करेंगे, वही तो चीज आपको समझ में आएगी ना। अगर आप इसमें समय ही नहीं देंगे और पहले ही हार मान लेंगे जी मेरे बस के नहीं है, तो मैं कहता हूं सही में फिर आपके बस की नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो कोई भी चीज, इंग्लिश क्या कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं जो ये जानकारियां दी गई हैं, जैसे रूल नंबर फर्स्ट हमने बता दिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जी सेड टू को आस्क में बदल दो या इंक्वायर्ड शब्द लगा दो, दैट कंजक्शन इसमें नहीं लगाया जाता। और यहां पर हमें प्रश्न की अवस्था को दूर करके उत्तर की अवस्था में असर्टिव सेंटेंसेस में अपने इनडायरेक्ट वाले वाक्य को लिख देना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है उसे समझते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज हो और उसके बाद नॉट ना हो, आप समझ गए? डू या डज का इस्तेमाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। अब आप यहां पर बात को समझे, अगर ना तो नेगेटिव है ना ही इंटेरोगेटिव है तो इसका मतलब है नॉट नहीं दिया गया है। जब नॉट नहीं दिया गया तो इसका मतलब है कि ऐसी बात कही गई है जो सरल है, जो असर्टिव सेंटेंस वाली बात है। तो यही यहां पर रूल हमें ध्यान में रखना है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज हो और उसके बाद नॉट नहीं लगा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हटा देना होता है और मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देना है। तो आप समझ गए सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना होता है। क्योंकि ये डू या डज हमने बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस में बदलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट टेंस में हम बदल देंगे। तो रूल आपको मैं आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही सेड टू मी डू यू नो मनीष, ही सेड टू मी डू यू नो मनीष। आप देखेंगे नॉट तो लगाया नहीं है, तो ये इसका मतलब है किस प्रकार का ये वाक्य है? ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो हम वही रूल है जिसे हमने अप्लाई करना है। पहली बात, हमने सेड टू को किस में बदल दिया है? आस्क में।
सेड टू को किस में बदल दिया है, आस्क में। अभी हमने आपको बताया क्यों बदल दिया है, क्योंकि ये प्रश्न है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने सेड टू के स्थान पर आस्क लगाया। और देखिए दूसरा रूल भी हमने अप्लाई किया है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है जी, हमने इन्वर्टेड कोमा हटाकर किसी कंजक्शन दैट इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया है, सीधे लिख दिया ही आस्क मी। और अब किसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि डू एक हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब हुआ करती है, तो वो नियम भी हमने आपको बताया। अगर किसी ऑक्सिलरी वर्ब से वाक्य की शुरुआत हुई है, रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हुई है, तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हमने इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर किसका इस्तेमाल करना है, इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी, हमने वेदर लगा दिया है, तो दोनों में से कोई एक अक्षर आप लगा सकते हैं। उसके बाद में और जो परिवर्तन हमने किया है, जो रूल हमारा रूल नंबर 6 ऊपर लिखा हुआ है, उसमें बदलाव से संबंधित चीजों को मैं बता देता हूं। जैसे आप देखेंगे यू नो मनीष, यू नो मनीष, डू यू नो मनीष, ये क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसे बोला जाता है। और ये क्या हो गया, आई न्यू मनीष, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब न्यू, सब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि हमने सिंपल पास्ट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदल दिया है। तो रूल यही है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई वाक्य आता है जिसमें डू या डज का इस्तेमाल किया गया है, नॉट नहीं लगाया गया है, तो हमने उसमें क्या करना होता है, उसे सिंपल पास्ट टेंस में बदल देना होता है, जैसा इस वाक्य में हमने बदल दिया है। तो आशा करता हूं ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में डू या डज के बाद नॉट हो, तो डू या डज के स्थान पर डिड कर दिया जाता है। यह भी सिंपल सी बात है जी, डू नॉट या डज नॉट लगेगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को हमने किस में बदलना होता है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो सिंपल सी बात है, अगर डू नॉट या डज नॉट आता है तो आपने उसमें क्या कर देना है, उसे डिड नॉट कर देना होता है। इसी प्रकार रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब का पास्ट टेंस अपने आप बन जाता है। देखिए किस प्रकार से बनता है, टीचर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, तो हमने क्या परिवर्तित किया, वही परिवर्तन, टीचर आस्क मी, फिर इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ का इस्तेमाल किया और क्या लगा दिया, आई डिड नॉट ओबे हिम, आई डिड नॉट ओबे हिम। आप देखेंगे यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मी के लिए जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो आई इस्तेमाल किया करते हैं, तो हमने यहां पर आई लगा दिया। बाकी डू के लिए हमने क्या किया, डिड हमने लगा दिया, डू के लिए हमने क्या किया, डिड हमने लगा दिया। तो स्क्रीन पर यही जानकारी दी गई है। यदि वाक्य में डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक अक्षर आता है तो आपने उसे किस में परिवर्तित कर देना है, डिड नॉट में परिवर्तित कर देना होता है। तो आशा करता हूं यह जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। इस सरल भाषा में मैं कहूं, डिड का मतलब होता है पास्ट का इंडेफिनेट टेंस, और इसे हमें किस टेंस में बदल देना होता है, पास्ट के परफेक्ट टेंस में। और पास्ट के परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो नियम 8 यही कहता है, रूल नंबर 8 यही कहता है कि यदि डिड लगा हुआ है तो उसे हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में बदल देना होता है। इसे भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप देखेंगे ही सेड टू मी डिड यू गिव मी योर मोबाइल, डिड यू गिव मी योर मोबाइल, तो हम देखेंगे ही आस्क मी। फिर क्योंकि प्रश्न पूछा गया हमने आस्क का इस्तेमाल किया, इन्वर्टेड कोमा हटाकर वेदर का इस्तेमाल किया, और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यहाँ पर, इसको हमने फिर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के प्रोनाउन के रूप में बदल लिया है जो कि आई होता है। और फिर जैसा हमने बताया, अब आपने डिड के स्थान पे क्या लगा देना है, हैड, और गिव जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब थी उसे किस में बदल लेना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन। तो आशा करता हूं ये जानकारी थोड़ी आपको समझ में आई होगी कि यदि आपको डिड मिलता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो आपने उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में बदल देना होता है। और बाकी तो सेंटेंस में जो अन्य नियमों के अनुसार हम परिवर्तन करते हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, जैसे हमने आस्क लगा दिया, वेदर लगा दिया, इस प्रकार के परिवर्तन तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो जानकारी दी गई है वो इतनी सी है कि डिड आने पर आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, जैसा इस वाक्य में किया गया है। तो वाक्य हमारा डायरेक्ट स्पीच में था डिड यू गिव मी योर मोबाइल, और इसका इनडायरेक्ट में हो गया आई हैड गिवन हिम माई मोबाइल। तो इस प्रकार से
ये वाक्य हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया है। तो आशा करता हूं ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रश्नसूचक शब्द जिसे हम बार बार कहते हैं WH फैमिली होता है, इंटेरोगेटिव वर्ड कह सकते हैं, इससे कोई शुरुआत हुई है, व्हाट है, हु है, विच है, हुम है, हुज है, व्हेन है, वाई है, हाउ है, तो इस प्रकार के कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन इत्यादि शब्द हिंदी में आ रहे हैं। तो ये अगर प्रश्नसूचक शब्द है, इससे आपके रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हुई है, तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाया जाना चाहिए। ये शब्द ही कनेक्टिव होते हैं। आप देखिए कैसे। डायरेक्ट स्पीच में हम कहते हैं आई सेड टू हर हु आर यू, आई सेड टू हर हु आर यू। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई आस्क हर, आई आस्क हर। आप देखेंगे क्योंकि प्रश्न वाली स्थिति है, इंटेरोगेटिव है, तो हमने सेड टू के स्थान पर आस्क का इस्तेमाल किया है, और हु के स्थान पर हमने हु ही रहने दिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया और कोई कनेक्टिव भी नहीं लगाया, जैसे कि इफ, वेदर, दैट, ये सब कुछ भी नहीं लगाया। हु से ही उस वाक्य को कनेक्ट कर दिया गया है, आपस में जोड़ दिया गया है। तो नियम रूल नंबर 9 जो है हमारा, वो यही कह रहा है कि यदि WH फैमिली का कोई वर्ड आता है, कोई प्रश्नसूचक शब्द वाक्य में आता है, तो इफ, वेदर, दैट ये सब लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। सेम टू सेम जो वर्ड आया है उसी का इस्तेमाल करते हुए आपने वाक्य को बना देना होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देना होता है, जैसा इस वाक्य में हमने कर दिया है। तो आशा करता हूं ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10, यस नो आंसर टू क्वेश्चन। डायरेक्ट स्पीच में आप देखेंगे सीधे आई सेड टू हर कैन यू गिव मी दिस पेन, शी सेड यस। आप देखें सीधा से एक आंसर आया हमारे पास में, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो, उसने कहा हाँ। तो एक यही इस प्रकार के जिसमें हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट स्पीच में पूछा जाता है, और हम उसका सीधा सीधा उत्तर दे सकते हैं, या तो हाँ में या फिर नहीं में। तो हम उसे इनडायरेक्ट बनाते समय इस प्रकार के परिवर्तन करते हैं। जैसे आप देखेंगे आई आस्क हर, आस्क क्यों लगाया, क्योंकि फिर प्रश्न वाला इंटेरोगेटिव है, तो हमने आस्क का इस्तेमाल किया, हर का इस्तेमाल किया। इन्वर्टेड कोमा हटा दिया गया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मॉडल से शुरू है, कैन से शुरू है जी, इफ का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, हर के लिए, हर का प्रोनाउन होता है सी, तो हमने सी का इस्तेमाल कर लिया है। कैन को हमने पहले भी बता दिया जी, कैन को आपने किस में बदलना होता है, कुड में, कैन को कुड में बदलना होता है, तो कैन के स्थान पर फिर हमने कुड लगाया। और आप यहाँ इस बात को भी ध्यान रखें क्योंकि प्रश्न वाली स्थिति है, वो भी इसी वीडियो प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बता दी है कि पहले जहां प्रश्न वाली स्थिति होती है, इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस होता है, उसे हमें एसर्टिव सेंटेंसेस में बदलना होता है। और एसर्टिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, एसर्टिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के बाद में अपनी हेल्पिंग वर्ब को लगाया करते हैं। तो यह जैसे आप देखेंगे सब्जेक्ट पहले सी लगा दिया गया है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब अपनी लगा दी है, जिसको हम यहाँ कैन एज ए हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, जो इस्तेमाल की गई है। और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क को भी हटा दिया है, और ये भी बताया है इसी वीडियो में कि जी क्वेश्चन मार्क को हटा के क्या लगा देना, फुल स्टॉप लगा देना होता है। तो हमने यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा दिया है, और बाकी के परिवर्तन तो हम कर ही रहे हैं। जैसे यहाँ वाक्य था यू गिव मी दिस पेन, और ये हो गया गिव मी दैट पेन, तो दिस को भी दैट में परिवर्तित कर दिया। जैसा हमने बता दिया कि समीपता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना होता है, तो दिस को हमने दैट में भी परिवर्तित कर दिया है। और आगे का सी सैड आया, तो सी सैड क्योंकि उसने दोबारा से बोला ना, तो आपने इस प्रकार का ये शब्द इस्तेमाल करना होता है जिसे बोलते हैं रिप्लाई। और आप बार बार करते हैं व्हाट्सएप पे, तो बहुत सारे लोग करते हैं सी रिप्लाइड, तो रिप्लाइड उत्तर देना, तो उसने रिप्लाई दिया क्या, दैट सी कुड, कि हाँ वो कर सकती है। या फिर आप इसके स्थान पर देखिए, अगर यस शब्द लगा है तो यहाँ पर आप यहाँ पर अफर्मेटिव वर्ड भी लगा सकते हैं, सी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, या फिर आप ये वर्ड ही लगा दीजिए जैसा हमने लगा रखा है, सी रिप्लाइड दैट सी कुड, हाँ वो कर सकती है, वो दे सकती है। तो इस तरह से देखिए यस नो वाले जो क्वेश्चन आंसर के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस बनते हैं, उसमें इसी प्रकार के परिवर्तन करने पड़ते हैं, जैसा हमने इस स्क्रीन के ऊपर दिखाया है।